नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जमीन और आसमान से भी आगे एक शब्द है सातवां आसमान। जब कोई बहुत उत्साह में हो जाता है और उसका मिजाज आसमान पर होता है, जब गुस्सा चरम पर हो तब भी कहा जाता है कि पारा सातवें आसमान पर है। आम लोगों के लिए ऐसे मौके कभी कभार आते हैं, लेकिन सियासत की बात ही अलग है। यहां नेताओं की दावेदारी हमेशा सातवें आसमान की ऊंचाई पर दिखती है, लेकिन कई बार उन्हें अपनी ही बात चुभ जाती है। जब नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते, बदलते दौर में राजनीति का चलन भले ही बदला हो, लेकिन ऐसे दावों की हवाई किलेबंदी कम नहीं हुई। अगर मौका चुनाव का है तो फिर ऐसा बार बार होता है। रामपुर और आजमगढ़ में कल लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और जीत के दावों की हर तरफ से बौछार हो रही है। आजम खान ने तो यहां तक कह दिया है कि टाइगर इज बैक। ये भले फिल्मी डायलॉग हो, लेकिन रामपुर से आजमगढ़ तक इस चुनाव में फिल्मी रंग हर तरफ बिखरा दिखा और अब मौका क्लाइमेक्स का है। जनता तय करेगी कि दोनों लोकसभा उपचुनाव में वो किसके सिर जीत का सेहरा बांधे। इसलिए हर खेमे में बेचैनी है। सपा जमीन बचाने के लिए मैदान में है तो भाजपा नया करिश्मा करने के लिए और बसपा सबको चौंकाने के लिए। आखिर में नतीजे किस करवट बैठते हैं, उसी से पूरी तस्वीर साफ होगी। इससे पहले इस चुनाव का विश्लेषण जरूरी है। इसकी हर खास बात आज मैं आपको बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि चुभने वाली दावेदारी के बीच वो कौन सी बात है जिससे हर पार्टी के नेता वाकिफ है। इसके साथ ही मैं करूंगा कुछ चुभने वाले नए बयानों का विश्लेषण, जिसका मुद्दा तो आज का है लेकिन असर लंबे समय तक रह सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक हर वक्त वोटरों की बहार है। उनके दरवाजे पर कोई शोर नहीं है। प्रचार कल थम चुका है। अब ना नेताओं की आवाज जाही है, ना ही वायदों की झड़ी लग रही है। मतदाता चुपचाप बैठे हैं। वो शांति से मंथन कर रहे हैं कि आखिर किस उम्मीदवार को चुनें। नेताओं के लिए यह चुभने वाली बात होती है जब वोटर पूरी तरह खामोश रहे और सियासी दलों का कुछ अंदाजा लगाने का सिग्नल ना दे। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गजों के लिए आखिरी नतीजों का हिसाब किताब पुराने फॉर्मूले से लगाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें ये बात चुभ रही है कि अनुमान के किस आईने से चुनावी जंग की तस्वीर का अंदाजा लगाएं। फिलहाल उन्हें 26 जून तक इंतजार करना ही होगा, जब तक कि मतगणना ना हो जाए। रामपुर से आजमगढ़ तक सबसे बड़ा हिसाब किताब। जीत के अपने अपने फॉर्मूले, हर खेमे में गुणा भाग। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का। रामपुर में आजम की टाइगर परीक्षा। Tiger is back! Tiger is back! आजमगढ़ में दांव पर अखिलेश की प्रतिष्ठा। जनता के फैसले से पहले आरोपों का नया दौर। और पूरे जिले का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को थाने में या तो बुलाया गया या उनके घरों से उठाया गया और घंटों के हिसाब से उन्हें थाने में बिठाया गया। कितने लोगों को अभी तक प्रशासन ने उठाया है? तकरीबन 250-300 लोगों को उठाया है। वार पलटवार के बाद अब वोटर के फैसले की बारी। शांतिपूर्ण चुनाव की बाहुबली तैयारी। आजमगढ़ टू रामपुर बाहुबली मुकाबला।
अखिलेश की अदृश्य टक्कर। बात तो चुभेगी। चुनावी मुकाबले में जीत हार की भविष्यवाणी कभी खतरे से खाली नहीं जाती, इसलिए नेता भी दावे तो खूब करते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश रखते हैं कि बयानों की बौछार एक हद के भीतर है, वरना नतीजों के दिन चुभते सवालों का सामना करना मुश्किल होगा। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव का मुकाबला कांटे का है, इसलिए प्रचार थमने के बाद हर दल के खेमे में जीत हार के फॉर्मूले का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। चुनावी समीकरणों को आजमाने का दौर खत्म हो चुका है, अब अनुमान का वक्त है और इसको लेकर हर तरफ एक खास तरह की बेचैनी दिखी जा रही है, लेकिन दावों में कोई पीछे नहीं है। उधर जनता खामोश है, उसे वोटिंग का इंतजार है। दावों की मीनारें भले ही उम्मीदों के आसमान पर नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बना दे, लेकिन हकीकत यह है कि बुलंदियों पर उसी का परचम लहराता है जिसकी बुनियाद जमीन पर सबसे मजबूत होती है। मुकाबले में शामिल हर दल का दावा है कि मतदाताओं ने तय कर रखा है कि इस बार उन्हें ही दिल्ली भेजेंगे, लेकिन उधर दिल्ली का टिकट बांटने वाले वोटर इस बात पूरी तरह खामोश हैं। मतदाताओं ने इधर की सुनी, उधर की सुनी, सबकी सुनी और अब उन्हें अपना फैसला सुनाने का इंतजार है। ये खामोशी के साथ अपनी बात जाहिर करना चाहते हैं, यानी अब नतीजे ही शोर मचाएंगे, बाकी तो खामोशी ही दिखेगी। रही बात दावों की, तो उस पर किसका बस है। सर एक चीज जानना चाहेंगे, रामपुर आजमगढ़ का उपचुनाव है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा कोई नई चीज छोड़ देंगे लोग, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहती, और जिस तरीके से इन्होंने सपने दिखाए थे नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई कह रहा था 70 लाख दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम कर रही है। चुनावी मैदान में हलचल थम चुकी है, लेकिन हर दल के दफ्तर में और बैठक खानों में धड़कन तेज है। रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ का मुकाबला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। आजम खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि टाइगर इज बैक। अब सबकी नजर इस बात पर है कि टाइगर ने अपनी धाक जमाने का दमखम बाकी है या नहीं। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। उधर आजमगढ़ में तो सपा का पूरा सम्मान ही दांव पर लगा है। अभेद्य किले को बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि भाजपा नया करिश्मा करना चाहती है, जो एक साथ कभी न हुआ वो कर दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भाजपा कह रही है कि उसे पूरा भरोसा है कि जनता पुराने समीकरणों से मुंह फेर कर दिखाएगी और उसके माथे पर ही विजय तिलक लगाएगी। मेरी समझ में यह है कि लौट करके लोग क्षेत्र में नहीं गए थे। जनता इनसे सवाल पूछती, तो जनता जब सवाल पूछती कि आप इतने दिनों से 3 साल में लौट करके क्यों नहीं आए, तो इनके पास कोई जवाब तो इसका मिलता नहीं। इसलिए जो है चुनाव प्रचार से अपने दूरी रखने का काम किया है। रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक पोलिंग पार्टी ड्यूटी पर तैनाती के लिए कूच कर चुकी है और इसी के साथ चुनावी गहमा गहमी भी बढ़ गई है। इस चुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो सपा के लिए अपने किले को कायम रखना किसी तूफानी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि भाजपा हर दांव आजमा चुकी है। पार्टी ने प्रचार के दौरान इसकी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी।
यूपी भाजपा का कोई दिग्गज बाकी न रहा जो रामपुर और आजमगढ़ की जमीन छू न आया। चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, लेकिन इतना तो तय है कि इसकी भविष्य के चुनाव को लेकर बड़ी अहमियत होगी। ये चुनाव तब हो रहे हैं जब योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, इसलिए भी इसके नतीजे का अलग अलग कोण से विश्लेषण होगा। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से सनुज शर्मा और आजमगढ़ से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने आज 250 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाया, तो पुलिस प्रशासन ने फौरन स्थिति साफ कर दी। खुद एसपी सामने आए और उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने एबीपी गंगा से खास बातचीत कर इन आरोपों को नकारा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 जो कार्यकर्ता हैं उनको उठा लिया गया है। पुलिस उनके घरों पर भी दबिश दे रही है ताकि वो घरों से बाहर ना निकल सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इन आरोपों पर क्या कहना है एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी का? सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर क्या कहना है? देखिए, ये उनके आरोप पे मुझे ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी अपार्ट हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी क्रिमिनल इंटेंसिडेंट है, अपराधी सभी के लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनकी पूछताछ करते हैं। अब मैं उनकी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि रेड कार्ड जारी किए हैं। रेड कार्ड का मतलब ये है कि भाई मुझे आशंका है, शिकायत है आपकी कि आप उपद्रव करेंगे, तो कृपया आप शांति रखें। हमने 116 कर दिया आपके खिलाफ, तो कौन सी आफत आ गई? हम आपसे एक बंधक पत्र ले रहे हैं कि आप शांति रखोगे। आखिर और कौन सा मेरे पास जरिया है कि हम आपसे शांति की अपील करें? तो ये एक प्रोसेस है वो, और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। इतना मुकम्मल इंतजाम है पुलिस का, 20,000 के करीब फोर्स लगा हुआ है। 72 कंपनी CAPF बाहर से आई है, जो ना आपको जानती है ना हमको जानती है। हर बूथ पे कम से कम 5 आदमी उनका है, 2 आदमी हमारा, 7 आदमी राइफलधारी वहाँ पे मौजूद है। वो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, पोलिंग अफसर हैं, बाहर का फोर्स है जो शायद मतदाता को पहली बार देखेगा, मतदाता उसे पहली बार देखेगा। तो इस तरह से आशंका पे नहीं जाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने मुझको भी फ़ोन किया था, मैंने बात किया, हमका कोई भी उत्पीड़न वाली कार्रवाई किसी के लिए भी नहीं की जाएगी, हम सब के लिए बराबर है। अब अगर आशंका किसी को है तो कोई इलाज नहीं है हमको। मैं ओपनली कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी सीधा कह रहे हैं कि वो किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर दिखता है कि कुछ आशंका दिखती है तो टोकेंगे जरूर। और उन्होंने सभी पार्टियों से ये अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लेकर आएं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरा एक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें परिंदा भी बिना मर्जी के पर नहीं मार पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में कुल मिलाकर 35 लाख से ज्यादा वोटर 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको दोनों क्षेत्रों के मतदान समीकरण और तैयारियों के बारे में बता दूं। सबसे पहले रामपुर की बात करते हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव 2022 की अगर हम बात करें तो कुल 6 प्रत्याशी हैं। कुल वोटर 17,04,000 है, जिनमें पुरुष वोटर 9,06,000, महिला वोटर 7,98,000। कुल बूथ 2,058, कुल जोन 25, कुल सेक्टर 154 और माइक्रो ऑब्जर्वर जो की तैनाती है वो 171 की। तो ये रामपुर की स्थिति है। वहीं आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ के आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं और इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि सियासी दलों के लिए यहां मुकाबला इतना खास क्यों है और प्रशासन के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, इसको समझिए। देखिए आजमगढ़ की स्थिति, आजमगढ़ में कुल प्रत्याशी 13 है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों में है। कुल वोटर 18,38,000, पुरुष वोटर 9,70,000, महिला वोटर 8,67,000, कुल बूथ 21 2,176, कुल जोन 15, कुल सेक्टर 137, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात है 245। तो ये आजमगढ़ और रामपुर की स्थिति हमने आपको बताई। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात एक और चुभने वाली है। जी हां, विवादित बयानों को मापने का अगर कोई मीटर हो तो फिर इसमें सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। उम्र भले 91 साल की हो, लेकिन विवादों की चिंगारी को हवा देने में उनका नाम हमेशा आगे रहता है। इस बार बर्क ने योगी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। संभल से सपा के सांसद ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है।
बुलडोजर पर ऐसी सियासत तब चर्चा में है जब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उसने नियमों के तहत कार्रवाई की है। इस मुद्दे पर कोर्ट के अंदर और बाहर का माहौल गर्म रहा, लेकिन बर्क ने बयान देकर जरूर और ज्यादा गर्मी पैदा कर दी। बुलडोजर को सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी करवाने के लिए काम हो रहा है। संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान 17वीं यानी मौजूदा लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। कहने को सबसे सीनियर, लेकिन विवादों को हवा देने में बर्क का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल खड़े करते हुए देश के कानून का हवाला दिया। बर्क ने कहा कि संविधान में तो बुलडोजर का कोई जिक्र तक नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में न सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि गोलियों का उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है। यहाँ तक के उनके गोलियों का भी निशाना बने और उनके मकानों को बड़ी बड़ी मंजिलों को भी जमीन दोज कर दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया ऊपर। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। बर्क के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि यूपी में सपा और बसपा की सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, लेकिन योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है और यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनको समझ लेना चाहिए कि 2022 के चुनाव में इसी नकारात्मक सोच के कारण जनता ने उनको बाहर कर दिया प्रदेश से। उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक बातें पसंद नहीं कर रही। सकारात्मक सोच के साथ वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता पसंद कर रही है और हमें आगे बढ़ा रही है। देखिए, बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को किसी प्रकार से कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसको उचित ठहराया है। बुलडोजर की कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर चलती रहेगी। जो लोग भी गरीबों की संपत्तियों को लूट करके आलीशान अट्टालिकाओं को बना करके क्रूर अट्टहास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। बुलडोजर पर ऐसी सियासी भिड़ंत तब चर्चा में है जब यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि जो भी एक्शन हुआ वो नियमों के मुताबिक हुआ। राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को ये भी बताया कि राज्य सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर कानून के मुताबिक सरकार सीआरपीसी और आईपीसी के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका को खारिज करने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है वो पूरी तरीके से कानून सम्मत हो रही है और किसी भी ऐसे व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है जिसका घर या जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला हो। लिहाजा जमीयत उलेमा हिंद की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बुलडोजर वाले एक्शन से जुड़ा मामला चर्चा में रहा। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने सरकारी बुलडोजरों के जरिए मनमाने तरीके से अपना मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। परवीन फातिमा ने अदालत से अपील की है कि उन्हें मुआवजा मिले और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए। साथ ही दोबारा मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की भी गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मकान उनके नाम था, जबकि पीडीए ने सिर्फ 12 घंटे पहले उनके पति के नाम घर पर नोटिस चस्पा की थी।
सरकारी अमले ने हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जिस जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया था, उसकी पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जो मकान गिराया गया वो जावेद पंप के नहीं बल्कि उसकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम था, यानी मकान किसी और के नाम और नोटिस किसी और के नाम जारी किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि अब वो इस मकान को दोबारा जावेद पंप के परिवार वालों को बनवा करके दे। जावेद पंप की पत्नी ने अदालत से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की। साफ है कि बुलडोजर वाले एक्शन पर बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवाल है कि बुलडोजर के मुद्दे पर इस कदर सियासत क्यों गर्म है? अगर मामला अदालत में है तो इसे उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। आखिर विवादित बयानों का क्या मतलब है? इसके पीछे की सियासत को समझिए। बर्क और विवाद, वैसे बर्क का जो मतलब होता है उर्दू में वो बिजली होता है, तो बर्क के बयान बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा नाम है। विवादों की बैटरी से सियासी करियर को रिचार्ज करते हैं बर्क। शफीकुर रहमान बर्क कभी वंदे मातरम का विरोध करते हैं, बर्क कभी कम उम्र में लड़कियों की शादी को जायज बताते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने पर भड़क गए थे बर्क ने कहा था इससे आवारगी बढ़ेगी। बर्क तालिबान का भी समर्थन कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की कारगुजारी को सही बताया था। तालिबान की कामयाबी पर जता चुके हैं खुशी। तालिबानी लड़ाकों की देश में नायक जैसी छवि पेश की। ज्ञानवापी मुद्दे पर कहा मस्जिद सील हुई तो कई जाने होंगे कुर्बान। कई बार मुस्लिम हितों का हवाला देकर उकसाने वाली बातें भी बर्क करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस बुलडोजर के बहाने बर्क ने विवादित बयान दे डाला, आखिर उस पर जारी सियासत किस राह पर आगे बढ़ रही है। बुलडोजर का सियासी सच। विपक्षी दलों ने बुलडोजर को विरोध का नया प्रतीक बनाया। योगी सरकार ने बुलडोजर को सख्त शासन का प्रतीक बनाया। देश के हर चुनाव में इस वक्त बुलडोजर की गूंज है, जिक्र है। राष्ट्रपति चुनाव तक में इसकी चर्चा हो रही है। योगी सरकार का साफ इशारा, बुलडोजर नहीं रुकेगा। बुलडोजर एक्शन के तमाम विरोध को किनारे किया। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में नियमों का हवाला दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त रुख अख्तियार करने की बात कही। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति का पारा और चढ़ेगा। बुलडोजर यूं ही चला तो 2024 में बनेगा बड़ा मुद्दा। ये पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है। तो खैर ये बात हुई बुलडोजर की, बढ़ते आगे और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है तो विपक्षी दलों की तरफ से टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती है, लेकिन इस चुनाव के सेंटर में उत्तर प्रदेश रहने वाला। इसकी झलक अभी से सामने आ रही है। वजह राष्ट्रपति चुनाव में बुलडोजर की चर्चा तेज होना। जी हां, देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में बुलडोजर भी सुर्खियों में। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मीटिंग में सहयोगी दलों के साथ दूसरे दलों का सहयोग लेने पर भी चर्चा हुई। उधर विपक्ष की तरफ से कभी भाजपा के दिग्गज नेता और अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। 27 जून को नामांकन के बाद सिन्हा अगले 2 हफ्ते देश भर में घूमकर समर्थन जुटाएंगे। इस बीच यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में जिस बात का जिक्र किया है उसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, और वो भी बुलडोजर से। सुनिए यशवंत सिन्हा ने क्या कहा। ये लड़ाई है मुद्दों की, ये लड़ाई है भारत के संविधान को बचाने की, और मैं इतना विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि राष्ट्रपति भवन में होने पर मैं ज़्यादा संविधान की रक्षा कर पाऊंगा उनके मुकाबले।
विपक्षी दलों की रणनीति राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए को बड़ा झटका देने की है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने प्रचार की शुरुआत 2 दिन बाद झारखंड और फिर बिहार से करेंगे। पटना में उनकी कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की है। ये मुमकिन है कि वे जेडीयू से अपने समर्थन की मांग करें। एबीपी नेटवर्क से बातचीत में यशवंत सिन्हा ने इसके संकेत भी दिए। चुनाव में जब आदमी उतरता है तो जीत के लिए ही उतरता है। मैं भी जीत की ख्वाहिश मन में लेकर ही उतरा हूँ। कुछ ऐसे वोट बैंक्स हैं जिसको बीजेपी भी अपनी तरफ करना चाहती है और हम लोग भी अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो ये प्रयास रहेगा कि वो वोट हमारी तरफ आए और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। कुछ साफ हुआ है अब भी किन लोगों से आप बात करेंगे इसके लिए? सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से एक बात करेंगे। हाँ। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। भले ही यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार से मिलकर समर्थन मांगने के संकेत दिए हैं, लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पहले ही पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। नीतीश ने ट्वीट किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उधर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि वे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। ये द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि मुद्दों की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि ये अगर जिम्मेदारी है जो तय होगी इस चुनाव में, तो मैं उनसे ज़्यादा सक्षम रहूँगा संविधान की रक्षा करने। इस बीच बीजू जनता दल ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा को भरोसा है कि वाईएसआर कांग्रेस का भी उसे समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि भले वो विपक्षी खेमे में हो, लेकिन उसकी पूरी सियासत वनवासी वोट बैंक के आधार पर ही चलती है। ऐसे में मुकाबले का आने वाला दौर बेहद दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीते कई दिनों से राहुल गांधी को ईडी के चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है घंटों अपने नेता से होने वाले सवाल पार्टी को चुभने वाले हैं, इसलिए दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में विरोध का मोर्चा खोला गया, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह, जहां पहली बार खुद राहुल गांधी ने बताया कि ईडी दफ्तर में उनसे कब कौन कौन से सवाल किए गए। राहुल की जुबानी 54 घंटों की कहानी। 5 दिन की पूछताछ, राहुल ने बताया सीक्रेट। राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। ये पहली बार है जब कई दिनों तक जांच की आंच का सामना कर रहे राहुल गांधी ने खुले मंच से अपनी बात रखी। मौका बना दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की तरफ से किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, हर किसी को नेशनल हेराल्ड केस में अपने नेता से सवालों की मैराथन बैठक बेहद चुभ रही है।
लिहाजा इस बार राहुल खुद सामने आए और पहले से आखिरी दिन तक ईडी दफ्तर में सवालों की इनसाइड स्टोरी बता दी। राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे सत्तारूढ़ भाजपा हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों इस मुद्दे पर आर पार के मूड में हैं। दिल्ली की इस गहमा गहमी से देश की सियासत गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बदले की भावना में कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को, कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इसलिए बुलाती हैं ऐसे केस में जिस केस को क्लोज किया जा चुका है, जो केस बंद हो चुका है 5-6 साल पहले, जिस तरह से राहुल गांधी जी अत्याचार और देश के बिक्री अभियान पर सवाल खड़े करते हैं, वो सवाल नहीं खड़े हो सके, ये इसलिए बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ईडी जो सवाल पूछे उन सवाल का जवाब इनको देना है और मुझको लगता है बिल्कुल अकेले जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। घबराने की उनको क्या ज़रूरत है? अगर कुछ किया नहीं है तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोगों को बुला करके एक प्रेशर बनाने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जो गलत है। सियासी गलियारों में हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि 13 जून को राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की गई। अब तक कुल 54 घंटों से ज्यादा देर तक राहुल से ईडी के अधिकारियों ने सवाल किए। मंगलवार को 5वें दिन 11 घंटों तक राहुल को चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ा। फिलहाल राहुल को ईडी की तरफ से कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन तय माना जा रहा है कि फिलहाल उन पर जांच की तलवार लटकती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस ने यूपी और उत्तराखंड के अपने विधायकों को और सांसदों को दिल्ली तलब किया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध की रणनीति तैयार करने के लिए यह निर्देश दिया गया है। यही नहीं, हर राज्य से तमाम आला कांग्रेस नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है। इस बीच ईडी ने सोनिया गांधी से उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य वजहों से कल ईडी की पूछताछ में शामिल न होने की मांग की थी। सोनिया को समन भेजा गया था। देश भर के कांग्रेस के सभी सांसद और तमाम राज्यों के विधायक दिल्ली पहुंचे। गुरुवार तक सभी को दिल्ली पहुंच जाने का फरमान है। इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी पहली वजह है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। दूसरी वजह है सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी का समन। तीसरी वजह है अग्निपथ योजना के विरोध की रणनीति तय करने पर मंथन। और चौथी वजह राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा है। उत्तराखंड से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ ही कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली कूच कर चुके हैं। दावा है कि सोनिया गांधी से पूछताछ का पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, मैडम की इमेज खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए इस समय कर रहे हैं। और बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है कि जब किसी भी घटनाक्रम में बीजेपी फंसती है तो एक दूसरा कार्ड फेंक के उस मामले को दबाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक इनकी नेत्री ने एक बयान दिया था जिस पर बड़ी फजीहत बीजेपी की हो रही थी, पूरी दुनिया में बुराई हो रही थी, लोग बदनाम कर रहे थे, तो इन्होंने तुरंत ईडी का कार्ड खेल दिया।
दरअसल 23 जून को ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन खबर है कि सोनिया गांधी ने ईडी से आगे की तारीख मांगी है। इसके पीछे हवाला दिया गया है कि कोविड से ठीक होने के बाद 2 दिन पहले ही सोनिया गांधी अस्पताल से घर आई हैं। ये जो संस्थाएं हैं, इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी। तो ऐसी मानसिकता कि जब सरकार आज अपने आप को समझ रही है कि बड़े आसमान पर वो उड़ रही है, तो उसको ज़मीन पर, धरातल पर लाकर वास्तविकता दिखाना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें प्रतिभागिता करने जा रही है। आप जानते हैं कि अभी कोविड से उठी हैं, पोस्ट कोविड है उनको, और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने का उन्हें कहा भी है। तो मैं समझता हूं कि जब भी आने वाले समयों में ईडी बुलाएगी, आदरणीय सोनिया गांधी जी जाएंगी और अपनी बात को रखेंगी, लेकिन ईडी को भी बताना पड़ेगा कि किस बिहाफ पर बुला रही है, कौन सा कारण। वहीं कांग्रेस की तरफ से तमाम विधायकों और सांसदों को दिल्ली बुलाए जाने के फैसले को भाजपा दबाव बनाने की हाय तौबा करार दे रही है। देखिए, उनको ईडी ने बुलाया है और पार्टी जो है विधायकों को और सांसदों को अपने पास बुला रही है। इसका क्या मतलब है? वो जो विधायक और सांसद को बुलाए हैं वो तो वहाँ जवाब देने जाएंगे नहीं। ईडी जो सवाल पूछे उन सवाल का जवाब इनको देना है, और मुझको लगता है बिल्कुल अकेले जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। घबराने की उनको क्या ज़रूरत है? अगर कुछ किया नहीं है तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। साफ है कि दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की सांसदों और विधायकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पर तमाम विरोधी दलों ने नजरें टिका रखी हैं। सभी की दिलचस्पी ये जानने पर है कि इस कदम का दिल्ली में कैसा ट्रेलर दिखेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात एक और चुभने वाली है। जी हां, कोरोना की चाल अचानक तेज हो गई है, इसलिए सबके लिए सावधान हो जाने का वक्त है। यूपी में 24 घंटे में 682 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं, तो संक्रमण में दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। लखनऊ में 191 नए केस सामने आए हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में संक्रमण के 168 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यूपी में कोविड की कुल एक्टिव केस की संख्या 3257 हो गई। कोरोना के दबे पांव आने और कोहराम मचाकर जाने का सच सभी जानते हैं, लेकिन हर चेहरे पर इस वक्त मास्क नहीं दिखता और नहीं दिखती है इस जानलेवा वायरस से बचाव को लेकर पहले जैसी गंभीरता। भले देश प्रदेश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने से हालात काबू में आ गए, लेकिन कोरोना कब बेकाबू हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए 24 घंटे में 682 नए मामले सामने आने और 4 लोगों की मौत की खबर ने सबको सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 3257 तक पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, चंदौली और हमीरपुर में एक कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना के मामले राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए। लखनऊ में कुल एक्टिव केस की संख्या 744 हो गई है। राज्य में कुल एक्टिव केस में 23% सिर्फ लखनऊ में है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। हालात ये है कि सिर्फ जून महीने के अंदर ही पूरे प्रदेश में जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगभग 5 गुने तक पहुंच गई है, तो वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 1 जून से लेकर और आज तक कोरोना के जो एक्टिव केस थे उनकी संख्या लगभग 7 गुना हो गई है। और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब हाई अलर्ट पर है। खुद जो विभाग के मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी इसे लेकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं। सिर्फ जून महीने में ही कोरोना के एक्टिव केस करीब 5 गुना बढ़ गए हैं, जबकि लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या जून में ही करीब 7 गुना ज्यादा हो गई। प्रदेश में 1 जून को 850 एक्टिव केस थे, जो 22 जून को 3257 तक जा पहुंचे। इसी तरह लखनऊ में 1 जून को 109 एक्टिव केस थे, जो 22 जून को 744 हो गए। प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे प्रभावित जिला गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ 1 जून को 196 एक्टिव केस थे, जो 22 जून को बढ़कर 699 हो गए।
खुद सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, हालात की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। यूपी गवर्नमेंट सभी मरीजों को चिकित्सा व्यवस्था उच्च स्तरीय उपलब्ध करा रही है और हर स्थिति में हम मरीजों के साथ हैं। हमने औचक रूप से 5 जनपदों को चुन करके हर जनपद के 2-2 मरीजों से बात की है और जो भी कमियां मिली उसे सुधारेंगे। स्वास्थ्य महकमे पर कोरोना की रोकथाम को लेकर गांव-गांव तक एक्शन बढ़ाने का दबाव अचानक बढ़ गया है। राज्य के डीजी हेल्थ डॉक्टर वेदव्रत सिंह क्या कह रहे हैं, इसे आप सबको गौर से सुनना चाहिए। 17-18 तारीख को हमारी पूरी नोडल ऑफिसर, ज्वाइंट डायरेक्टर्स पूरे प्रदेश में गए थे और जितने भी जैसे सेकेंड वेव में जो दिक्कतें आई थी, जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता है, बेड्स है, आईसीयू बेड्स है, हमारे जो कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग, सबका उन्होंने स्थलीय जाके निरीक्षण किया है और कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, दवाइयों की उपलब्धता देखी है और हम लोग उसी पुराने स्टैंड पे चल रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर पे। और जैसे हम लोगों ने पहले भी इसको कंट्रोल किया है, जो बढ़ रहे हैं इस पर भी कंट्रोल करेंगे हम लोग। यूपी के दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी संक्रमण का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। इसमें अचानक तेज उछाल आया है। कोरोना संक्रमितों के आइसोलेशन के साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की जांच भी शुरू कर दी गई है। जो भी केसेस आ रहा है उसके कांटेक्ट टेस्टिंग हम लोग करवा रहे हैं। लगभग एक केस के सापेक्ष हमारे 18 से 19 लोग यूनिक कांटेक्ट निकल के आ रहे हैं। दूसरे हमने जो टेस्टिंग बूथ थी, हमने अपने जितनी हमारे 50 अर्बन पीएससी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे 20 पीएससी हैं, सब पे हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इन्हेंस किया है। हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम घर घर जा रही है। वैक्सीन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 168 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल एक्टिव केस 699 हो गए, जबकि गाजियाबाद में 24 घंटे में 80 नए केस सामने आए और कुल एक्टिव केस की तादाद यहां 342 हो गई है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कोविड पर नकेल कसने को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की। राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के प्लिंथ का काम लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को अब तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। योजना के मुताबिक दिसंबर 2023 तक राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल के निर्माण का काम पूरा हो जाना है। इसके बाद जनवरी 2024 में रामलला को अस्थायी मंदिर से भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का कर दिया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई। शुरू हो गया गर्भगृह का निर्माण। जहां पीएम मोदी ने किया था शिला पूजन, वहां गर्भगृह को आकार देने के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जाने लगे हैं। इससे गर्भगृह का चबूतरा तेजी से तैयार होने लगा है। गर्भगृह के पूजन के बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 अगस्त 2020 को गर्भगृह की पूजा की थी, ये वही गर्भगृह है जहां भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे, जिसकी प्रतिदिन दियाबाती जलती है और एक पताका भी फहराया जा रहा है। जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ये पताका तब से लगा हुआ है। यहीं पर ही अस्थायी मंदिर था जहां भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे और 5 अगस्त 2020 के बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया है और अब गर्भगृह का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। एबीपी गंगा आपको भव्य राम मंदिर के निर्माण की जगह की खास तस्वीरें दिखा रहा है। इन तैयारियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना विशाल होगा और कैसी होगी इसकी भव्यता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में हमने गर्भगृह पर बंसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थर को रख करके कार्य प्रारंभ किया था। उस दिन कुल जो पत्थर रखे गए थे, आज वो बढ़ करके 45 पत्थर गर्भगृह के रखे जा चुके हैं, तरासे गए पत्थर। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थित गर्भगृह में कुल 14 दरवाजे होंगे। यहीं रामलला विराजमान होंगे।
यहाँ 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के मंदिर में जाने और बाहर निकलने के लिए होंगे। इसके डिजाइन का काम पूरा है और इसमें किन धातुओं का इस्तेमाल होगा ये भी तय कर लिया गया है। योजना के मुताबिक जनवरी 2024 में ही राम मंदिर के पहले तल को श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। फ्लिंट का काम तेजी से पूरा हो रहा है। गर्भगृह के लिए जिस जगह सीएम योगी ने रखी थी शिला, वहां अब तेजी से आकार ले रहा है भव्य गर्भगृह। 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की प्रथम शिला रखी, तब से ही गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गर्भगृह के पत्थर लगाए गए हैं, इनकी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों को गर्भगृह में लगाया जा रहा है और इस पत्थर की खास बात यह होगी कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जो तांबे के पत्ती हैं, देखिए किस तरह से तांबे के पत्तियों से जो है पत्थर को जोड़ा गया है। और इस मंदिर की मजबूती के लिए यहाँ तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पत्थरों को आपस में जोड़कर रखा जा सके। ये मंदिर अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक के जरिए बनाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों साल तक इसकी मजबूती पर कोई आंच न आए। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों को राम मंदिर के लिए खास तौर पर चुना गया है, जिससे इसकी मजबूती और भव्यता युगों युगों तक कायम रह सके। प्रतिदिन उसको रखने का काम आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्भगृह, गुड़ी मंडप, आगे गृह मंडप और आगे का स्पैन मिलता जाएगा, गर्भगृह और उसके आगे का ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगने का काम आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर ऐसी कोशिश हो रही है कि दुनिया भर में इसकी गिनती सबसे बड़े धार्मिक स्थल के रूप में हो और यहाँ आने वाले भक्त इसकी भव्यता देखकर मुग्ध हो जाएं। अयोध्या जब पहुंचेंगे श्रद्धालु अयोध्या, तो पूरा अयोध्या राममय दिखेगा। इस तरह से अयोध्या के राम मंदिर को बनाया जा रहा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।